एक छोटा सा लड़का था, वो एक गांव में रहता था। अब वो लड़का पूरा दिन साधु संतों की सेवा में और भक्ति में लीन रहता था। इस वजह से वो घर का कोई काम कर ही नहीं सकता था और करता भी नहीं था, क्योंकि उसको तो ये अच्छा लगता था तो वो उसी काम में लीन रहता था, बाकी के काम में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था। वो घर का काम नहीं कर रहा था, इस वजह से उसके घर वाले जो थे वो इनसे हमेशा परेशान रहते थे। क्यों? क्योंकि वो भक्ति में लीन रहता था, साधु संतों की सेवा में लीन रहता था, घर का कोई काम नहीं करता था, घर की कोई चीज़ों में हेल्प में नहीं आता था, तो परेशान रहते थे। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि उनके घर वाले को परेशान होना चाहिए था। उनके घर वाले क्यों परेशान होते थे इनसे? इसीलिए परेशान रहते थे इनके घर वाले क्योंकि वो कोई बुरा काम नहीं करता था, इसीलिए परेशान रहते थे। कैसे बुरे काम? नशे नहीं करता था, वो झगड़ा नहीं करता था, क्योंकि जो बुरा इंसान होगा वो पहले तो तमाशा घर में ही करेगा। गाली गलौज नहीं करता था घर में किसी के साथ, चोरी नहीं करता था घर में किसी के साथ, धमकी नहीं देता था घर वाले को, बैड हैबिट्स नहीं थी उसके अंदर घर में ही, वो घर के लोगों को अपने कंट्रोल में नहीं रखता था, झूठ नहीं बोलता था घर वाले लोगों के साथ। इसीलिए घर वाले परेशान थे, क्योंकि एक हद तक वो अच्छाई में ही डूबा रहता था, बुरा कोई काम कर ही नहीं रहा था। आजकल आपने देखा होगा दुनियादारी में बुरे काम जो करते हैं उसके साथ हमेशा अच्छा होता है, अक्सर यही होता रहता है। जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, उसके साथ हमेशा बुरा होता रहता है। ये हमारे आसपास में अगर हम देखें, या हमारा जीवन भी इसी में ही चल रहा है कहीं ना कहीं। जितना इंसान अच्छा करेगा उतना उसके साथ बुरा होगा, और जितना बुरा काम करेगा उतना उसके साथ अच्छा होगा। क्यों? इसीलिए क्योंकि जो बुरा करेगा उसके डर से सामने वाले लोग वो कार्य करेंगे, उनकी सुनेंगे। आप घर पे धमकी दोगे तो घर वाले लोग आपसे डरेंगे ना, तो आपकी सुनेंगे, आपका ही चलेगा। आपके बारे में बुरा बोल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपकी पावर हाई है नेगेटिव। अब धमकी दे रहे हैं, छोटा मोटा भी बोल दिया तो गाली गलौज करनी शुरू कर दी, मारपीट करनी शुरू कर दी। अब जितना बुरा करोगे उतनी आपकी ज्यादा चलेगी। दैट मीन्स कि बाकी के लोग आपसे डरेंगे तो आप ही राजा हो जाओगे। जितना अच्छा करोगे उतना बुरा होता है, और जितना बुरा इंसान करता है उतना उसके साथ अच्छा होता है। वो बालक जिस राज्य में रहता था उसी राज्य में एक राजा था। अब वो राजा को कोई संतान नहीं थी। अब उस राजा को किसी ने बताया कि अगर आप किसी बालक की बलि देते हैं तो आपके वहाँ संतान प्राप्ति होगी। तो राजा ने घोषणा की पूरे राज्य में कि जो भी मुझे अपना बालक देगा बलि के लिए उसे मैं भरपूर धन दूंगा। अब ये बात बच्चे के माता पिता तक भी पहुंची। अब ये माता पिता ऑलरेडी उस बालक से परेशान तो थे ही, क्योंकि वो भक्ति में ही रहता था तो इस चीज़ से परेशान थे। अब वो माता पिता ने डिसीजन लिया राजा के पास भेजने का बलि के लिए, कि चलो एक तो हम परेशान हैं और दूसरा ये सॉल्यूशन मिल गया है कि बलि के लिए भेज दो। क्यों? क्योंकि धन मिलने वाला है। दो प्रॉफिट, एक तो परेशानी हट जाएगी, दूसरा राजा हमें धन देगा बहुत सारा। और राजा ने बोला भरपूर, क्योंकि राजा को तो युवराज चाहिए पेड़ी को आगे चलाने के लिए। तो राजा तो उसके पास सारी चीज़ें होती है, राजा ने तो ऑफर दिया, वो माता पिता ने एक्सेप्ट कर लिया। चलो हम डिसीजन ले लेते हैं और हमारे बालक को ही राजा के पास भेज देते हैं। धन की प्राप्ति के लिए माता पिता ने ये डिसीजन फिक्स कर दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पे कि क्या धन के लिए ऐसे कोई दुष्कार्य करने चाहिए? बालक तो अपना ही था, पर डिसीजन किस लिए लिया? धन मिल रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, परेशानी हटाने का प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसके ऊपर प्रायोरिटी दो और इसको हटाओ रास्ते से। तो करना चाहिए ऐसा दुष्कर्म? इसको नीच कार्य बोले तो भी ठीक है कि पैसों के लिए किया गया है ये कार्य, नहीं करना चाहिए जैसे आप सबका आंसर है। पर क्या लोग करते हैं ऐसा कार्य? करते हैं। पैसों के लिए तो क्या क्या करते हैं लोग, कुछ भी करते हैं, कुछ भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, सब कुछ करते हैं। आज के समय की बात करें तो सब कुछ हो रहा है। पैसों के लिए लोग क्या क्या करते हैं? नंबर 1, झूठी कमिटमेंट। अगर बिजनेस की बात करें, ये लाइफ से हटाकर एक डिपार्टमेंट में हम लेकर चलते हैं बिजनेस में, तो झूठी कमिटमेंट देकर क्लाइंट को लेते हैं, ठगते हैं, स्कैम करते हैं, फ्रॉड करते हैं। और ये चल रहा है आजकल मार्केट में। किसके लिए? पैसों के लिए। बताया कुछ और जाता है, दिया कुछ और जाता है, होता कुछ और है और निकलता कुछ और है। अगर छोटी छोटी चीज़ों पे हम देखने जाए तो बहुत सारे रात भर में स्कैम हो जाते हैं, फ्रॉड हो जाता है। इवन ये फ़ोन पे भी आज कॉलर ट्यून बज रहा है, आप अलर्ट रहिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आपको यहाँ से कभी जानकारी ली नहीं जाती है, बैंक से कभी कॉल नहीं आया जाता है, इस पुलिस स्टेशन से कभी कॉल आपको नहीं आया जाता है। और सिर्फ रीज़न क्या है? पैसा। जो भी ठगता है उसके अंदर इंटेंशन क्लियर है, पैसा चाहिए, जो भी कर सकते हैं करो। झूठी कमिटमेंट देकर ये हो रहा है। दूसरा, चोरी हो रही है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर जाए, टीम की बात करें, स्टाफ की बात करें, एम्प्लॉयज की बात करें, चोरी होती है पैसों के लिए। 2 टाइप की चोरी होती है। एम्प्लॉयज, टीम, स्टाफ की अगर बात की जाए तो एक तो वस्तु की चोरी करता है कंपनी से, दूसरी होती है काम चोरी। सैलरी फिक्स है भाई,
प्रेजेंट रखनी है, काम निकले तो भी ठीक है, ना निकले तो भी ठीक है। ये क्या हुआ? दिमाग से काम चोरी। आप भी बिजनेस करते हैं, मैं भी बिजनेस करती हूँ, छोटे मोटे लेवल पर तो हर कोई चोर है। सिर्फ पैसों के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। तीसरी अगर बात करें, कोई बिजनेस ट्रीटमेंट बेस या सर्विस बेस है, जैसे हमारी फील्ड की बात करें, हमारा ब्यूटी फील्ड एक प्रोडक्ट बेस है। पैसों के लिए क्लाइंट को जो भी मजा आए लगा दो, कोई प्रोडक्ट उठाकर लगा दो, एक्सपेरिमेंट कर लो, पैसा आ जाना चाहिए। दूसरी बार आए ना आए वो उसकी मैटर है, हमारा काम एक बार में हो जाना चाहिए, हमें पैसा मिल जाना चाहिए। इंटेंशन पैसों के लिए ना। चौथा क्या होता है? पैसों के लिए लोग रिलेशन बहुत जल्द बनाते हैं और रिलेशन भी बहुत जल्द खत्म कर देते हैं। रिलेशन बहुत जल्द बनेगा, क्यों? मुझे आपसे फायदा निकालना है, मुझे आपसे पैसा चाहिए, आपके पास जो है वो चीज चाहिए। इवन आज तो मुझे लगता है कि शादी भी कुछ ये एक हद तक, सबकी बात नहीं हो रही है, एक हद तक ये इंटेंशन से हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है तो ये रिलेशन होते हैं, और ये रिलेशन भी लोग आज दोस्ती भी करेंगे तो पैसों के लिए करेंगे। काम नहीं निकला, दोस्ती खत्म, काम नहीं बना, प्यार खत्म। तो यही चीजें चलती हैं। ये 4 पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किए, पर ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो होती रहती है और हमारे निजी जीवन में हमारे आसपास होती रहती है, जो हम देखते हैं, एक्चुअल में देखते हैं। हमारे साथ स्कैम हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है। आप देखेंगे कि फोन में आपको कॉल आएगा कि आपको ये लॉटरी लग गई, आपको ये इनाम लग गया, आप इतना ट्रांसफर कर दो, आपको इतने भेज दूंगे। तो ये सब तो चीजें कॉमन सी चल रही है, छोटे मोटे फ्रॉड तो, और ये कॉमन भी लग रहा है लोगों को, क्योंकि ये हर दिन एक रूटीन में आ रही है ये चीजें। गवर्नमेंट भी अलर्ट करवा रही है एड्स चलवा कर। यूट्यूब पे आप देखिएगा एड्स चल रही हैं कि आप ऐसी चीजें मत करना, यहाँ से कोई कॉल नहीं आता, यहाँ से कोई ऐसी चीजें आपको बताई नहीं जाती हैं। झूठी कमिटमेंट की बात रही, ये बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ भी होता है। ऑर्गेनाइजर पेमेंट के लिए बोल देते हैं, हाँ ये आप कर दो, यहाँ पे आपका ये हो जाए। वहाँ जाते हैं तो इस नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। और देखने जाए, झूठी कमिटमेंट की बात अगर की जाए तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, शायद आपको पता है, MLM करके कंपनियां, बहुत सारी, 100% की बात नहीं हो रही है, पर काफ़ी सारी हद तक हर एक फील्ड के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं, और वो इंसान ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि पैसों के इंटेंशन से वो वहाँ पर जा रहा है, पैसों के इंटेंशन से वो काम कर रहा है। जैसे कि मैं आपके सामने बैठी हूँ तो मेरे पास इंटेंशन लेने की फ्रीडम है, मैं कौन सा इंटेंशन रखूँ। अगर मेरा पैसों का इंटेंशन है तो मैं उस तरह से परफॉर्म करूँगी, अगर मेरा देने का इंटेंशन है तो मैं उस तरह से परफॉर्म करूँगी। आप भी सैलून में काम करते हैं, क्लाइंट आते हैं, आपका इंटेंशन क्या है? क्लाइंट आपको रिपीट चाहिए, रेफरेंस चाहिए, तो आपका इंटेंशन क्लियर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पर आपको कमाने का इंटेंशन है तो इंटेंशन आपका उसी तरह से आपका परफॉर्मेंस होगा। परफॉर्मेंस से पता चल जाएगा कि इसका इंटेंशन क्या है। MLM कंपनी लगभग बड़े बड़े सपने दिखाती है, ऐसे ऐसे सपने दिखाती है जो औकात बार के सपने हैं। एक सामान्य इंसान के लिए वर्ल्ड टूर करवाई जाएगी, आपका फैमिली का ये करवाया जाएगा, आपको ये पैकेज दिया जाएगा, आपको ये किया जाएगा, आपकी लाइफ ऐसी बन जाएगी। दिखाते इतना बड़ा बड़ा है, होता कुछ नहीं है। और फाइनली जब आप उसमें एंटर कर जाते हैं पैसा देने के बाद, फिर तो होता ही कुछ अलग है। इसका एक मैंने लाइव एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है। मैं 7-8 साल पहले एक सेमिनार में गई थी जहाँ पे 500,000 का क्राउड था, ऑडियंस थी, सारी यंग जनरेशन। वहाँ पे स्टेज पे एक लड़की लीड कर रही थी, और वो लड़की वाकई में शानदार थी, जज्बे के साथ भरी हुई थी। वो अपनी लाइफ में उस टाइम पे 7-8 साल पहले, तब वो शायद 22-23 साल की होगी, और उस टाइम पे वो स्टेज से वो बात कर रही थी कि मैं इतिहास बनाने आई हूँ, मैं ऐसे ही नहीं आई हूँ, मुझे रानी लक्ष्मीबाई के जमाने में आना था, पर आज मुझे लगता है कि इस कंपनी के साथ मैं सही टाइम पे आई हूँ, मुझे इतिहास बनाना है। उस टाइम पे वो वैसी बात कर रही थी, और वाकई में वो लड़की को आप अगर देखें तो आपको भी लगता कि ये कुछ कर जाएगी अपनी लाइफ में। और आज का टाइम है, वो लड़की एक हाउसवाइफ है। तो क्या पैसा नहीं आया उसकी लाइफ में? आया, पैसा तो कमाया, पर क्या वो पैसा रहा आज उसके पास? नहीं रहा। क्यों? बेस ही खोखला था, बेस ही वीक था। पैसों के लिए काम किया जा रहा था, पैसों के लिए लोगों को जोड़ा जा रहा था, पैसों के लिए वो सारी चीज और सारी बातें बनाई जा रही थी। आजकल हर कोई पैसों के लिए काम करता है। आप है, मैं है, बाकी दुनिया में जितने भी लोग देखो, काम के लिए काम कोई करता है ऐसा देखा आपने? लोगों के लिए कोई काम करता है ऐसा देखा आपने? पैसों के लिए काम किया जा रहा है। पर हालांकि लोगों को डर ये है कि पैसों के लिए काम करना चाहिए तो पैसा आएगा, काम के लिए अगर हम काम करेंगे तो पैसा नहीं आया तो क्वेश्चन मार्क। डर है कि अगर मैंने काम के लिए मेरा 100% दे दिया, तन तोड़ मेहनत कर ली, किसी के कंपनी में जाकर मैंने भरपूर मेहनत कर ली, पर मुझे उतना नहीं मिला, तो पहले फ्रूट पे फोकस जाता है, कर्म पे नहीं जाएगा फोकस। और होता ये है, प्रकृति का लॉ पूरी तरह से उल्टा है। आप पैसों पे फोकस करोगे, पैसा आपसे दूर जाएगा। आप काम पे फोकस करोगे, पैसा आपसे नजदीक आएगा। आप लोगों पे फोकस करोगे, पैसा आपसे नजदीक आएगा। आप लोगों के लिए, सोशल के लिए निकल जाओगे, पैसा कहाँ से आएगा आपको पता नहीं चलेगा। आप काम के लिए बेस्ट परफॉर्म करोगे,
प्लेटफॉर्म चाहे किसी का भी है, मैं किसी की भी कंपनी में हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मैं मेरा बेस्ट दे सकती हूँ, मैंने दिया, पैसा कहीं से भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले के पास न्याय होता है, जबरदस्त वाला न्याय होता है। अगर आपका ऑनर न्याय नहीं कर सकता है, पर जो देख रहा है उसके पास तो बड़ा अच्छा सीए बैठा है। तीसरा पार्ट में शुरू करने जा रहे हूँ। फाइनली माँ बाप ने अपने बेटे को वहाँ पे भेजने का डिसीजन ले लिया है। कहाँ? राजा के पास, बलि के लिए। अब राजा के पास फाइनली वो बच्चा पहुंच जाता है। अब राजा की शुरुआत होती है। राजा अपनी फर्ज बजाते हैं और बालक को पूछते हैं कि तेरी बलि दी जाए, इससे पहले आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो बालक कहते हैं कि राजा, मेरी अंतिम इच्छा में मुझे एक गीली मिट्टी लेकर दो। गीली मिट्टी राजा उसको देते हैं और वो गीली मिट्टी से वो बच्चा 4 ढेर बनाते हैं। 1 2 3 4 ढेर बनाते हैं। फिर वो चारों ढेर को देखकर पहले ढेर के बारे में सोचता है और उसे तोड़ देता है। फिर दूसरी ढेर के ऊपर देखता है, सोचता है और उसको भी तोड़ देता है। तीसरी ढेर के सामने देखता है, सोचता है और उसे भी मिटा देता है, तोड़ देता है वापस से। और चौथी ढेर को देखकर सोचता है और उसे प्रणाम करते हैं। 3 ढेर तोड़ दी, 1 ढेर रखी और वो भी ढेर को उन्होंने प्रणाम किया। क्वेश्चन ये है कि वो बालक ने अपनी निर्दोषता जाहिर क्यों नहीं की? करनी चाहिए थी, राजा को बोलना चाहिए था कि भाई मेरी तो क्या इसमें गलती है, मैं तो अच्छा काम कर रहा था, मेरी क्यों बलि दी जा रही है इसमें? माँ बाप मेरे परेशान है, मैंने तो क्या ऐसा आपका बिगाड़ा है या मेरे माँ बाप का बिगाड़ा है? पर बालक नहीं देता है। तो क्यों अपनी निर्दोषता वो नहीं जताते हैं राजा के सामने? अगर जताए तो हो सकता था कि उसकी बलि ना दी जाए, बच जाए। तो क्यों नहीं बताते हैं, क्यों नहीं जताते हैं राजा के पास वो बच्चा अपनी निर्दोषता? इसीलिए बच्चा अपनी निर्दोषता जाहिर नहीं करता है क्योंकि वो निसहाय था। नंबर 1, सहायता नहीं थी इसके पास। किसी को जाकर बोलेगा कि मुझे बचा लो, अकेला बच्चा था दूसरा, वो उसके साथ कोई नहीं था, माँ बाप भी नहीं थे, उसके राजा भी नहीं थे, वही तो बलि दे रहे थे। अगर बड़ा होता तो अपनी आवाज उठा सकता था, वडील के सामने बोल सकता था, राजा के सामने उसका जो प्रत्युत्तर है वो दे सकता था, ओपिनियन रख सकता था। कमजोर था, अनाथ था, माँ बाप के होते हुए भी अनाथ था, क्योंकि माँ बाप ही तो ये सारे काम करवा रहे थे, माँ बाप ही ने तो ये डिसीजन लिया था। इसीलिए बच्चा अपनी निर्दोषता जाहिर नहीं करता है। वो जो डिसीजन आया उसको एक्सेप्ट कर लेता है और उसके लिए रेडी हो जाता है। अब रही बात यहाँ पे, ऐसा हमारे साथ भी कहीं ना कहीं होता है जब कोई इंसान निसहाय होता है, जिसको किसी का सपोर्ट नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी ये केस में कि अपने ही उसके साथ ये सारी चीज कर रहे थे, अपने ही राजा ये उनके साथ कर रहे थे। तो वो जाकर भी बताएगा किसको, कहेगा किसको कि मुझे बचा लो, या फिर मेरी ये गलती नहीं है, या फिर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, या फिर मेरी बलि मत दो? किसको कहेगा? क्योंकि अपने ही जब अपना विश्वास तोड़ते हैं तो फिर वो बताएगा किसे? वो सत्य होते हुए भी उसकी सत्यता को चुप कर देना पड़ता है, अंदर ही दबा देनी पड़ती है, क्योंकि वो सत्यता कोई सुनने के लिए रेडी ही नहीं है। अपने ही तो उसके साथ ये सारी चीजें कर रहे हैं। वो सच्चे होने के बावजूद भी उसके साथ न्याय नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गाड़ी की बात करें, 4 व्हील की, 4 व्हील में 4 टायर होते हैं। 4 व्हील बड़ी अच्छी है, कलर भी अच्छा है, सारे सिस्टम भी ओके है, 4 टायर है, बट वो एक डेस्टिनेशन तक जा रहे हैं और एक टायर में पंचर हो गया, तो क्या वो पंचर के साथ गाड़ी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। या तो वो टायर को साइड करना होगा या फिर नया टायर लगाना होगा, तब जाकर वो आगे का सफर कर पाएगी। तो उस गाड़ी के अंदर क्या स्पेयर व्हील नहीं है तो गाड़ी को सपोर्ट मिलेगा आगे की जर्नी तय करने के लिए? नहीं मिलेगा, रुक जाएगी, अटक जाएगी। वैसे ही हर इंसान के लाइफ में होता है कि हर चीज अगर उसके अंदर टैलेंट है, स्किल है, वो परफेक्ट है, शानदार है, बड़ी अच्छी टैलेंट उसके पास दी गई है, बहुत सारी चीजें उसके पास है गाड़ी की तरह, वो सारी चीज़ कर भी सकते हैं, वो आगे भी जा सकते हैं, काम भी अच्छा कर सकते हैं, सारी चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन स्किल है, टैलेंट है, सारी चीज़ अगर उसको प्लेटफॉर्म पे उतार दिया जाए तो ये सारी चीज़ कर सकते हैं। अगर उसको सपोर्ट नहीं है किसी का, स्पेयर व्हील की तरह, परफेक्ट गाड़ी होने के बावजूद भी वो हाईवे पे रुक जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो पंचर के बाद या स्पेयर व्हील नहीं है तो वो आगे नहीं जाएगी, डेस्टिनेशन तक नहीं जाएगी, जाएगी, पर जितने टाइम में जाना था उतने टाइम में वो नहीं पहुंचेगी। अब धीरे धीरे जाएगी, मुश्किल के साथ जाएगी, मुश्किल पार करके जाएगी, पहुंचेगी तो सही, बिना स्पेयर व्हील से भी वो पहुंचेगी। नए इंतजाम करेंगे, नए गैरेज पे जाएंगे, पर मुश्किल ही आएगी उसमें। अगर उसी गाड़ी में पड़ा होता स्पेयर व्हील तो सीधा लगाकर रास्ता निकल जाता ना, आगे डेस्टिनेशन टाइम पे आ जाता। तो वैसे ही हर इंसान जब कमजोर हो जाता है, निसहाय हो जाता है, अकेला हो जाता है, अनाथ हो जाता है, अपने ही उनके साथ ऐसी सारी चीजें करते हैं, तब ये निर्दोषता किसी को जाहिर नहीं कर सकते हैं। सच्चे होने के बावजूद भी उसको चुप रहना पड़ता है, सहना पड़ता है,
तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट कि बालक ने इसीलिए निर्दोषता जाहिर नहीं की क्योंकि अगर वो करता तो कोई सुनने वाला था नहीं, कोई ये नहीं कहता कि हाँ तू राइट है, तेरी बलि नहीं दे रहे हैं। उसके माँ बाप भी ये नहीं कहते कि तू राइट है, हम परेशान नहीं हो रहे हैं। उन्होंने तो फिक्स कर लिया था कि परेशानी हो ही रही है। तो ये इसीलिए बालक ने अपनी निर्दोषता जाहिर नहीं की क्योंकि अपने ही उनके साथ विश्वासघात कर रहे थे। अब चलते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथी ढेर बालक ने रखी थी जिसको बालक ने प्रणाम किया था। 3 ढेर को तोड़ दिया था, चौथी ढेर को प्रणाम किया। अब राजा थोड़े जगे कि ये क्या हुआ, क्यूरियस हुए कि 3 ढेर को तोड़ दिया गया और 1 ढेर क्यों रखी गई। तोड़नी थी तो चारों को तोड़ देना था, नहीं तोड़नी थी तो सबको रखना था। 3 क्यों तोड़ी और 1 को क्यों रखा और 1 को रखने के बाद भी प्रणाम क्यों किया उसको। अब बालक उसको समझाता है कि राजा, कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान जब मुश्किल के टाइम में होता है तो वो अपने माता पिता उसकी रक्षा करते हैं। पहली फर्ज होती है माता पिता की, वो रक्षा करते हैं। कोई भी मनुष्य की पहली रक्षा का फर्ज है अपने माता पिता का। जब मेरे माता पिता ही मेरे साथ ये चीज़ कर रहे हैं तो मेरी पहली ढेर थी मेरे माता पिता। तो ये ढेर मैंने इसीलिए तोड़ दी कि मेरा रक्षा करने का ऑप्शन यहाँ पे मेरा खत्म हो चुका है। अब दूसरी चीज़, जब इंसान अपने माता पिता रक्षा नहीं कर पाते हैं तब इंसान के पास दूसरा ऑप्शन होता है अपने राजा के पास जाकर उसकी फरियाद करने का। तो दूसरी ढेर थी, राजा आपकी, आप भी मेरी बलि लगा रहे हैं, आप भी मेरी बलि चढ़ा रहे हैं, तो आप ही मेरी रक्षा नहीं कर पाए, तो मेरे पास ये ऑप्शन भी नहीं बचा है, इसलिए मैंने दूसरी ढेर को भी तोड़ दिया। अब बच्चा बोलता है, राजा तीसरी ढेर थी देवता की। जब इंसान अपनी माता पिता की रक्षा नहीं मिलती है, राजा की रक्षा नहीं मिलती है, तो इंसान देवता के पास जाकर अपने जीवन की गुजारिश करता है। अब जिस देवता को आप बलि दे रहे हैं वो देवता भी इसमें शामिल है, मैं उसके पास भी कैसे जाऊँ, ये मेरी बलि देवता को ही तो चढ़ाई जा रही है। तो तीसरी ढेर थी उस देवता की, मैं उसे भी तोड़ देता हूँ। चौथी ढेर को प्रणाम इसीलिए किया क्योंकि एक विश्वास बचा है मुझे कि ये मुझे बचा सकते हैं, ये मेरी सुन सकते हैं, इसीलिए मैंने प्रणाम किया कि मेरी आखिरी सांस तक मैं इस ढेर पर विश्वास करता रहूँगा, मेरे ईश्वर पर विश्वास करता रहूँगा, इसीलिए ये ढेर मैंने नहीं तोड़ी। ये बात सुनी राजा ने कि चारों ढेर के बारे में उस बच्चा ने बताया। पहली ढेर मेरे माता पिता जिसका दायित्व होता है रक्षा करना, वो नहीं कर पाए। दूसरा, जब इंसान माता पिता से हार कर राजा के पास कंप्लेन करने के लिए आते हैं तो यहाँ राजा ही तो मेरी बलि चढ़ा रहे हैं, तो उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा है। और तीसरी एक ऑप्शन मेरे पास बचता है, हर इंसान के पास बचता है कि वो देवता के पास जाकर अपने जीवन की गुजारिश करता है। इस केस में तो देवता को ही बलि चढ़ाई जा रही है, तो अब देवता ही मेरे लिए ऑप्शन नहीं बचा है। अब मेरे लिए एक ही ऑप्शन बचा है, वो है मेरे ईश्वर, जिसकी मैं भक्ति करता हूँ, जिसकी मैं सेवा करता हूँ। तो ये पूरी बात सुनकर राजा को लगा कि ये मेरी सारी चीज़ें गलत हैं। अब क्वेश्चन ये है कि उस बालक ने चौथी ढेर पर विश्वास यानी कि ईश्वर पे विश्वास करके क्या पाया। ईश्वर पे भरोसा करके वो बालक ने बहुत सारी चीजें पाई। पहली तो जीवन दान पा लिया, राजा ने बलि का ऑप्शन ही कैंसिल कर दिया। दूसरा पाया, राजा को कोई संतान नहीं था, राजा ने बोला तुझे ही मैं मेरा संतान बना लेता हूँ, वो ही बालक उसका पुत्र बन गया। तीसरा पाया, वो पुत्र को राजपद मिल गया, वो बच्चा जब बड़ा हुआ युवराज बन गया। चौथा पाया, वो बालक का कोई भविष्य नहीं था, एक छोटे से गाँव में छोटे से घर में रहता था, तो एक बड़ा सा भविष्य, क्योंकि अब तो राजा बना है, सारी चीज उसके कंट्रोल में आ गए हैं और वो सच्चे पाथ पे थे, अच्छे रास्ते पे थे, तो अब तो वो वैसा ही प्रचार करेगा, उसी हिसाब से राज्य को चलाएगा। ये सारी चीजें वो बच्चे को मिली। तो ऐसे कई सारे बेनिफिट्स जो बच्चे ने कभी सोचा ही नहीं था, पर एक चीज उनके क्लियर थी कि अंतिम सांस तक मेरे ईश्वर मेरे साथ है, वो मुझे बचा सकते हैं, वो मेरी रक्षा कर सकते हैं। फिजिकल रिलेशनों के ऊपर उन्होंने ध्यान ना देकर एक इनविजिबल रिलेशन के ऊपर ध्यान देकर ये सारी चीज़ को पा लिया। पूरी स्टोरी हमारी चली है, उसका मैसेज यही है कि बच्चा ने कार्य कैसा किया था, अच्छा। अब ये बालक ने तो अच्छा किया था, बुरा डेफिनेटली हुआ उसके साथ, हुआ ना। क्या क्या हुआ, बहुत सारी टेस्ट आई। माता पिता ने पहले तो घर से निकाल दिया धन के लिए, फिर राजा के पास गया, राजा ने भी बलि के लिए, उसके सुख के लिए किसी निर्दोष की बलि के लिए तैयार कर दिया, देवता ने भी वो बलि स्वीकारने के लिए राजी हो गए। मतलब ये सारी टेस्ट आई बालक के ऊपर, पर बालक ने कहीं पे भी आर्ग्यूमेंट नहीं किया, कहीं पे भी अपनी निर्दोषता नहीं बताने की ट्राई की, क्लियरिटी या क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश ना की। जो भी हुआ एक्सेप्ट करते गए, एक्सेप्ट करते गए, एक्सेप्ट करते गए। एंड ये आया कि अच्छा कार्य जो भी करता है डेफिनेटली उसके साथ बुरा होता है, डेफिनेटली उसके साथ गलत होता है, पर जरूर एंड में उसी के साथ न्याय होता है। न्याय अच्छे के साथ होता है, कभी बुरे के साथ न्याय नहीं होता है। हमेशा बोलते हैं ईश्वर के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं होती है। सो देर जरूर लगती है, क्योंकि आप रास्ता अगर ईश्वर का चुनोगे तो देर जरूर आएगी, लेट जरूर होगा, आप डेस्टिनेशन पे लेट
जरूर पहुंचोगे, पर हाँ ये पक्का है कि न्याय ऐसा होगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा ऐसा न्याय हो जाएगा। वो बालक ने सोचा होगा मैं युवराज बनूंगा, मैं राजा का पुत्र बनूंगा, कभी सोचा होगा सोने के सिंहासन पर मैं बैठूंगा और मुझे इतना प्रचार करने का अच्छा मौका मिल जाएगा। हर एक भक्त की यही ख्वाहिश होती है कि मैं भगवान के नाम का प्रचार करूं। ऐसी गादी मिल गई, ऐसा पद मिल गया, सारी चीज वेल सेट हो गई। मैसेज ये है कि अच्छे के साथ कभी बुरा नहीं होता है। मुश्किलें बहुत सारी आएगी, इसीलिए क्योंकि वो चेक करेगा कि मैं जो देने के लिए तैयार हूँ उसके काबिल तू है भी या नहीं। राजा उसको बनाना था, युवराज उसको बनाना था, तो उसको पकाएंगे तो जरूर ना। घड़ा आपको जितना अच्छा चाहिए तो उतनी अग्नि में डालना पड़ेगा। वो बच्चे अगर अग्नि में जाएंगे ही नहीं तो वो कैसे वो युवराज बन सकते हैं। अगर आर्ग्यूमेंट करते एक सामान्य इंसान की तरह हर बात अपनी रखते तो क्या वो युवराज के पद को हासिल कर पाते। तो बात ये थी, अच्छे के साथ कभी बुरा नहीं होता है और हमेशा अच्छा कोई कर रहा है तो अच्छाई को बरकरार रखना चाहिए। लेट पर मिलेगा बहुत शानदार और बहुत बढ़िया।